हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा, आप आज का 10 हो जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं हम आपको कि देखिए इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें हम जीके और जीएस को कवर करने वाले हैं। जीके और जीएस में आपको देखने को मिलेगा कि जनरल साइंस से आपको जो क्वेश्चन इसमें 40 को देखने को मिलेगा, और वही जो आपको बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के आसपास, तो आपसे 10 क्वेश्चन उससे देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि टोटल क्वेश्चन 100 होता है और 50 क्वेश्चन जो होता है जीके और जीएस से होता है। और इस 40 में आपको कम से कम अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन जो हो जाएगा आपको न्यूमेरिकल देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से जितना पॉसिबल होगा न्यूमेरिकल को कराना, हम उसको कराने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6 कि किसी अक्ष के परितः बोल रहा है कि घूमते हुए पिंड का जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। तो किस कारक पर निर्भर नहीं करता है पूछा गया है। तो देखिए अक्ष के चारों ओर के द्रव्यमान का वितरण तो इस पे निर्भर करेगा, अक्ष के विनिमास पे इस पे भी निर्भर करेगा, और कोणीय त्वरण तो इस पे भी निर्भर करेगा। तो नहीं करने का मतलब है किस पे नहीं करेगा, तो कोणीय वेग पे निर्भर नहीं करेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आप पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है आवश्यक शर्त होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताएं कि आपतन कोण का मान जो होता है क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। तो देखते हैं, तो संघन माध्यम में आपतन कोण दोनों माध्यमों के क्रांतिक कोण के क्रांतिक से कोणों से अधिक होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही है, तो यही शर्त हो जाएगा। और विरल माध्यम में आपतन कोण, तो विरल माध्यम में आपतन कोण दोनों माध्यमों में क्रांतिक कोणों से अधिक होना चाहिए, नहीं ये गलत हो जाएगा। संघन माध्यम में आपतन कोण दोनों माध्यमों में क्रांतिक कोण के अधिक होना चाहिए, और विरल माध्यम में दोनों क्रांतिक कोणों के कम होना चाहिए। तो देखिए भी नहीं हो जाएगा। संघन माध्यम में आपतन कोण दोनों माध्यमों में क्रांतिक कोण से कम होना चाहिए, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 7 का ए हो जाएगा। अब हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते किसको हैं उसके ऊपर भी जिक्र कर लेते हैं। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक ऐसी घटना है जो दो माध्यमों के बीच की सीमा पर घटती है। दो माध्यमों के बीच की सीमा कहने का मतलब कि एक हो जाएगा यहाँ संघन मीडियम, एक हो जाएगा आपका यहाँ पे संघन मीडियम, एक हो जाएगा आपका विरल मीडियम। तो ये दोनों के माध्यमों के बीच मतलब कि यहाँ पे घटती है, बॉर्डर लाइन पे घटती है, सीमा पर घटती है, जैसे कि यदि पहले माध्यम में आपतित कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो तो सारा प्रकाश वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या होना चाहिए। तो प्रकाश को संघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए। तो प्रकाश को संघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए। आपतित कोण होना चाहिए, आपतित कोण जो है क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। और यही जो 2 शर्त हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 7 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि एक वस्तु का वजन पृथ्वी की सतह पर W है, ठीक है। जिस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के 15 गुना और त्रिज्या के 4 गुना हो तो उसका वजन कितना हो जाएगा। तो देखिए एक होता है G इक्वल टू स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m/r² होता है। अब इसमें देखिए कैपिटल M बाई G हो गया, G m/r² हो गया। अब इसको जो है दोनों साइड जो है स्मॉल m से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये W बन गया। अब पूछा गया है क्या कि जिस ग्रह पर द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 15 गुना होना चाहिए। तो पृथ्वी के द्रव्यमान यहाँ पे दिया गया, पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना 15 गुना होना चाहिए। और क्या बोला गया है कि त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या का जो है 16 गुना होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 गुना होना चाहिए। तो उसका वजन क्या हो जाएगा, तो 15/16 यहाँ पे वजन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 kg संहिता एक का पिंड पृथ्वी द्वारा निम्नलिखित में से किस बल के द्वारा आकर्षित किया जाता है। तो देखिए पृथ्वी के स्मॉल g का मान कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसको जो है ऑप्शन नंबर सी के थ्रू जो है इंडिकेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 9.8 न्यूटन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5 कूलम के आवेश को दो बिंदुओं में से जिसके बीच विभवांतर
विभवांतर जो है 16 वोल्ट 16 वोल्ट विभवांतर दिया गया है। मूव करने में कितना कार्य किया जाएगा, तो देखिए कार्य पूछा गया है। W बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर हो जाएगा Q इंटू V। तो Q का मान कितना दिया गया है, तो Q का मान आपका दिया गया है 5 कूलम और V का मान आपका 16 दिया गया है। तो कितना हो जाएगा, 1685 जूल हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको जो है टेक्नीशियन में मैक्सिमम जो है क्वेश्चन इसी तरह से न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो उसके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल मतलब कि कैपिटल एफ को बोला गया है कि एफ का मान क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू कैपिटल जी M1 M2 बाई क्या होता है R² होता है। तो क्या बोला गया कि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दुगना करने के लिए बोल रहा है। दूरी कहाँ पे है, तो नीचे में है। तो इसको अगर दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और उस कंडीशन में गुरुत्वाकर्षण बल मतलब कि एफ का मान क्या हो जाएगा, तो एफ का मान हो जाएगा कितना, 1/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ENT के मतलब क्या होता है। ENT डॉक्टर मतलब कि ENT ईयर नोज और थ्रोट के जो डॉक्टर विशेषज्ञ हैं निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ENT डॉक्टर के द्वारा जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण प्रतिबिंब जो है आपका बड़ा बनता है जिसकी वजह से जो है डॉक्टर इसका यूज करते हैं। और जो है हजामती दाढ़ी में भी अवतल दर्पण का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो कौन सा पूछा गया कि विद्युत धारा मापने के लिए। तो देखिए बैटरी यहाँ यूज नहीं होगा। वोल्ट मीटर से क्या होगा, वोल्ट मापा जाएगा। मीटर से क्या मापा जाएगा, डिस्टेंस मापा जाएगा, लेंथ मापा जाएगा। और जो है विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यूज किया जाए, तो अमीटर यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलना चाह रहा है कि 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किस वायसराय ने पारित किया था। तो देखिए किस वायसराय ने पारित किया था, तो उस टाइम जो था लॉर्ड कर्जन का शासन चल रहा था, उसी टाइम पारित किया था। और सबसे पहले जो है 19 जुलाई 1905 को जो है शिमला में जो है इसकी निर्णय लिया गया था। 19 जुलाई 1905 को जो है शिमला में निर्णय लिया गया था कि बंगाल को विभाजन कर देना है। और जो है 21 से 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल को विभाजन कर दिया गया और सांप्रदायिक के आधार पर कर दिया गया। और उसी के मद्देनज़र जो है 1906 में देखिए 1905 में बंगाल विभाजन हो गया और 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था, तो 1906 में किया गया था। तो देखिए पाकिस्तान का कहीं ना कहीं अगर जन्मदाता अगर बोला जाता है, पाकिस्तान के जन्मदाता लॉर्ड कर्जन ही था कि जो मुस्लिमों को जो अलग तरह के व्यवस्था कर दिया। तो उसी के वजह से जो है उसी टाइम से जो है देखिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हो गया। और उसी टाइम से जो है पाकिस्तान की मांग नहीं, लेकिन अगर बोला जाए तो कि पाकिस्तान को जो है जन्मदाता की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन को बोला जा सकता है। क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जो है हिंदुओं और मुस्लिमों को तोड़ने की बात की थी, सांप्रदायिकता की बात किया था। तो यही हो जाएगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। बहुत खतरनाक आदमी था। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जाता है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। तो देखिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य पूछा गया है, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति जो है आंध्र प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलना चाह रहा है कि ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल क्या होती है। तो देखिए पूछा गया है क्या कि ठोस से गैसीय माध्यम में। तो देखिए सबसे ज़्यादा चाल किस में होता है, ठोस में होता है। ठोस के बाद किस में होता है, द्रव में होता है। द्रव के बाद किस में हो जाएगा, आपका गैस में हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा अगर ध्वनि की चाल बोलते हैं तो ठोस में होता है। तो ठोस से कौन सा बोला गया है, ठोस से गैस में जब बोला गया था, ज़्यादा ठोस में है और गैस में कम है, तो ठोस से गैसीय माध्यम में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्वनि की चाल घट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जो है विद्युत का चालन नहीं करता है। तो देखिए विद्युत के चालन कौन कौन नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे जो है विद्युत के चालन में अम्ल आ जाएगा, तो अम्ल को काट दीजिए। यहाँ पे भी अम्ल आ जाएगा, अम्ल और छाड़ दिया गया है। देखिए H2SO4 जो बैटरी में यूज किया जाता है वो अम्ल है। जब वो अम्ल है तो अम्ल वाले ऑप्शन को हटाइए पहले। यहाँ पे दिया गया है कौन सा, ग्लूकोज और क्षार। तो क्षार के माध्यम से भी विद्युत धारा का प्रभावित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा और बी भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अल्कोहल और ग्लूकोज। अल्कोहल
अल्कोहल और ग्लूकोज में जो होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 27 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3D संक्रमण श्रृंखला जिसमें किससे शुरू होती है और किस पर समाप्त हो जाती है, तो कौन सा, तो 3D संक्रमण श्रृंखला जो है किससे शुरू होती है और किस पे समाप्त हो जाती है। तो 3D संक्रमण श्रृंखला जो है आपका जो है जिंक से शुरू होकर के स्कैंडियम पे जाकर के समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर स्कैंडियम से शुरू होकर के आपका जो है जिंक पे जाकर के समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 28 का हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपात सबसे अधिक होता है। तो देखिए इसमें पूछा गया है न्यूट्रॉन अनुपात, देखिए न्यू क्वेश्चन है। तो देखिए न्यूट्रॉन अनुपात यहाँ की कितना दिया गया है, 8 और 16 दिया गया है। तो इस कंडीशन में निकालिए, तो 8 क्या है, तो प्रोटॉन हो जाएगा, 16 कौन सा हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और जो है अनुपात पूछा गया है, न्यूटोनियन अनुपात पूछा गया है, तो परमाणु संख्या से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें किसमें, तो इसमें देख लेते हैं सी में कितना है, सी में ऑप्शन सी में कितना है, तो ऑप्शन सी में हो जाएगा आपका यूरेनियम 92 235। जब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, घटाने के क्रम में हो जाएगा आपका 3 और हो जाएगा 143 हो जाएगा। और इसको जो है 92 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब कि परमाणु संख्या से डिवाइड कर दीजिएगा। तो परमाणु संख्या से डिवाइड करने के कंडीशन में इसका जो है परमाणु संख्या से डिवाइड करने के कंडीशन में जो इसका अनुपात आ जाएगा आपका इसका अनुपात आ जाएगा आपका 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग इसके पास आसपास अनुपात आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, तो 1.55 आ जाएगा, 1.55 आ जाएगा। जो आज आप इसमें जो है अनुपात सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। बाकी में इसी तरह से देख लीजिएगा कर करके कम आता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान। तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होती है, जब जो है उदासीन अभिकरण अभिक्रिया कब होती है, जब एसिड और बेस मतलब कि अम्ल और क्षार से अभिक्रिया कराते हैं, तो उस कंडीशन में कौन सा उदासीन अभिक्रिया होती है। और जब उस कंडीशन में जब उदासीन अभिक्रिया होती है तो पूछा गया है क्या कि क्रमशः हाइड्रोजन प्लस आयन पे क्या होता है, तो हाइड्रोजन प्लस आयन पे आपका अम्ल हो जाएगा और OH आयन पर कौन सा हो जाएगा, तो OH आयन पे आपका क्षार हो जाएगा। तो पूछना क्या चाह रहा है, तो अम्ल और क्षार इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है धात्विक गुणों का सही क्रम होता है। तो देखिए धात्विक गुण पूछा गया है, तो देखिए सोडियम दिया गया है, सोडियम दिया गया है, पोटेशियम दिया गया है, लिथियम दिया गया है, रुबिडियम और सीजियम दिया गया है। तो ये सभी किस ग्रुप के तत्व हैं, तो ग्रुप 1 के तत्व हैं। तो जब ग्रुप 1 के तत्व में है तो ऊपर से नीचे आते टाइम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते टाइम जो है धात्विक गुण बढ़ता है और बाएं से दाएं जाते टाइम धात्विक गुण जो है घटता है, क्योंकि जो है बाएं साइड जो होता है धातु होता है और दाहिने साइड जो है अधातु होता है। तो बाएं से दाएं जाते टाइम जो है धात्विक गुण जो घटेगा और धातु का ऑक्साइड जो होता है अम्लीय होता है, अधातु का ऑक्साइड जो होता है क्षारीय होता है। तो पूछा गया क्या कि देखिए ग्रुप 1 में तत्व कौन से, लिथियम हो जाएगा, लिथियम के बाद हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम हो जाएगा। तो देखिए कौन में आंसर है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम में आंसर कौन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में हुआ। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो देखिए चूने के पानी को दूधिया कौन सी गैस करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने के पानी को दूधिया कर देती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि दीवार पेंट होता है, तो दीवार पेंट होते टाइम दीवार जब पेंट होता है तो उस टाइम जो है आपको पानी की तरह नज़र आता हो कि मतलब कलर नहीं चढ़ा, बट कुछ देर के बाद जो है उसका कलर वाइट आ जाता है। रीजन बिहाइंड क्या है कि जो वायुमंडल में CO2 होता है, वायुमंडल में जो CO2 होता है उसको जब वायुमंडल में CO2 होता है जब उसको पेंट कीजिएगा तो उस कंडीशन में जो है दीवार को जो है वाइट कर देता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक में मुक्त दशा में कौन पाया जाता है। तो देखिए प्राकृतिक में अगर मुक्त दशा में पाया जाता है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सोना जो हो जाएगा प्राकृतिक में मुक्त दशा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलना चाह रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत जो है समानता का अधिकार दिया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 14 से जो है 18 जो है समानता का अधिकार दिया गया है, 19 से 22 तक आपका दिया है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, 23 से 24 जो है आपका बलात् मजदूरी का दिया गया है और जो है 25 से 28 आपका दिया गया है,
25 से 28 हो जाएगा आपका धार्मिक स्वतंत्रता हो जाएगा। और इसी तरह से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 39 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलना चाह रहा है कि इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है बहुत सारे जो काम किए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रगोप्तर जो है दादा भाई नौरोजी के अखबार हैं, संपादन दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और रहनुमाई माजदा साइंस सभा जो है 1851 में इन्होंने स्थापना किया था। उसके बाद देखते हैं कि लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1856 में किए थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किए थे। और महाराष्ट्र में जो है गणपति महोत्सव, देखिए इसको याद कीजिएगा कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणपति महोत्सव जो है 1893 में गणपति महोत्सव को चालू किया गया था। और शिवाजी महोत्सव की चालू जो है 1895 में किया गया था। इसको जो है VVI मान लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है रेलवे में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि एक सभागार में ध्वनि सातत्व ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, इसको क्या बोला जाता है, इसको अनुरण बोला जाता है। इसको अनुरण बोला जाता है, जो कि जो है इको के लिए 17 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। और जो है स्पष्ट ध्वनि सुनाई देने के लिए 0.1 सेकेंड का डिफरेंट होना चाहिए दो वर्डों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 को आमतौर पर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, किस नाम से जाना जाता है, तो ZnSO4 जिंक सल्फेट को जो है श्वेत तृतीया के नाम से जाना जाता है। और ये हो जाएगा आपका CuSO4 5H2O CuSO4 को हम नीला थोथा बोलते हैं। जिप्सम का हो जाएगा CuSO4 हो जाएगा जिप्सम का। और एप्सन नमक का हो जाएगा आपका MgSO4 जो हो जाएगा आपका एप्सन नमक का हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि जिंक सल्फेट का जो है रासायनिक तौर पर क्या बोला जाता है, तो श्वेत तृतीया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोलना चाह रहा है कि एनोडीकरण की प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, एनोडीकरण की प्रक्रिया बोला गया है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज नहीं करेंगे, एसिटिक अम्ल का भी नहीं करेंगे, तन्नु नाइट्रिक का भी नहीं करेंगे, तो हम किसका करेंगे, तो एनोडीकरण की प्रक्रिया में हम जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। क्योंकि सल्फ्यूरिक H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है हम बैटरी में करते हैं। तो एनोडीकरण में किसका उपयोग किया जाता है, बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और जब हम उसको चार्ज करते हैं तो एनोडीकरण हो जाएगा, तो इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ में किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो जाएगा CaOCl2 हो जाएगा। और इसका जो है पानी के कीटनाशक में किया जाता है, सही है। रसायनों को ऑक्सीकरण में किया जाता है, सही है। कपास की ब्लीचिंग में किया जाता है, सही है। बट यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, ब्रेड बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका ऑप्शन भी यही हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा उपयोग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रांति के तत्व मतलब क्रिटिकल एलिमेंट किसको बोलते हैं। तो देखिए, बृहद एलिमेंट में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को जो है हम क्रिटिकल एलिमेंट बोलते हैं। और बृहद एलिमेंट में कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन भी हो जाएगा, ये सभी बृहद एलिमेंट में। और कुल टोटल जो है 17 तत्वों की आवश्यकता होती है खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के विलक्षण बेराइड कोशिकांग क्यों माना जाता है। क्योंकि इसमें जो है राइबोसोम और DNA होता है, क्योंकि यह कोशिकीय सामग्री का भंडार होता है, क्योंकि यह जो होता है सूक्ष्म जीवों को पचा सकता है, क्योंकि यह ऊर्जा ग्रह होता है। तो देखिए, ऊर्जा ग्रह तो होता है एकामन का, सही है। बट यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया विलक्षणिक कोशिकांग क्यों बोला जाता है। क्योंकि इसमें जो है राइबोसोम और DNA पाया जाता है। तो
ऑप्शन नंबर 51 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन के संश्लेषण के सही क्रिया हो जाएगा। तो देखिए प्रोटीन के संश्लेषण में डीएनए हो जाएगा, डीएनए के बाद हो जाएगा आपका आरएनए हो जाएगा, आरएनए के बाद हो जाएगा आपका अमीनो अम्ल हो जाएगा, अमीनो अम्ल के बाद हो जाएगा आपका प्रोटीन हो जाएगा। तो देखिए डीएनए, आरएनए, अमीनो अम्ल, डीएनए के बाद अमीनो अम्ल, गलत काट दीजिए, डीएनए के बाद आरएनए, आरएनए के बाद अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल के बाद प्रोटीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 52 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क जिस बाह्य संरचनात्मक ढांचे में निहित होता है उसको हम क्या बोलेंगे? तो देखिए बाह्य संरचनात्मक ढांचे में निहित होता है, हम उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम क्रेनियम हड्डी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोला जाता है, क्रेनियम। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। और मस्तिष्क से संबंधित परत क्रेनियम और ड्यूरामेटर है। क्रेनियम और कौन कौन से है? ड्यूरामेटर है। खोपड़ी की हड्डी परतदार होती है, इस संरचना के कारण मस्तिष्क जो अपने इससे सुरक्षित होती है। मस्तिष्क में तीन प्रमुख परतें पाए जाते हैं, कौन कौन से? तो आंतरिक पाया मैटर, मध्य एर्थेनाइट्स मैटर और बाह्य ड्यूरा मैटर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? क्रेनियम जो हो जाएगा सबसे बाहरी पाए जाते हैं और इसी के संरचना में जो होती है फिट होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें 59 नंबर क्वेश्चन कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो देखिए विश्व की सबसे अगर बड़ी प्रवाल भित्ति के बारे में बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कौन सा? तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ में? ऑस्ट्रेलिया में। और प्रवाल भित्ति ही है। और प्रवाल भित्ति के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि प्रवाल भित्ति होता क्या है। तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर पाया जाता है। प्रवाल की खोज जो है ऊपर जुजैथली शैवाल पाया जाता है। परवाल की खोल के ऊपर जो है जुजैथली शैवाल पाया जाता है, जिसके कारण जो है यह रंगीन दिखाई देता है। अब परवाल कम गहराई पर पाई जाती है क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य के प्रकाश एवं ऑक्सीजन की कमी होती है। और क्या बोला गया है कि परवाल भित्ति निम्नलिखित में 3 प्रकार के होते हैं। तो तटीय परवाल भित्ति हो जाएगा, अवरोधक परवाल भित्ति हो जाएगा, वलयाकार परवाल भित्ति हो जाएगा। यही जो हो जाएगा परवाल भित्ति कहाँ में पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कौन सा? तो ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। NSE कौन सा हो जाएगा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एक हेडक्वार्टर कहाँ है? पूछा गया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो नेशनल स्टॉक इंडिया का मुख्यालय जो है NSE का मुख्यालय जो है मुंबई में हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 1992 में किया गया था। फेरवनी समिति के सिफारिश पे किया गया था। और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 1875 में किया गया है। और एक क्वेश्चन जो है रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोलना चाह रहा है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में ही जो है आंसर पूरी तरह से निहित है कि कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है। तो जैसे देखिए बॉडी में कहीं आपको घाव हो गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? घाव के कंडीशन में वहाँ पे एक बॉडी में जो होता है लाइसोसोम पाया जाता है, कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। उसको जो है पचा करके उसको सही करने का मतलब पचा करके उसको साफ करने की कोशिश करता है। कौन? तो लाइसोसोम हो जाएगा। इसका आंसर तो प्लास्टिड पेड़ पौधे में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है गोल्जी का परिवहन के काम करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 66 का बी हो जाएगा। लाइसोसोम को हम आत्महत्या के थैले भी बोलते हैं। और लाइसोसोम में हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम ही पाया जाता है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे मृत वाले कोशिका पे छिड़क करके उसको सही करने का काम करता है। किसके द्वारा? तो लाइसोसोम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा PtCl6 2-2 प्लेटिनियम C4 में प्लेटिनियम C4 में प्लेटिनियम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है तो इसको ज्ञात करते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करना है। तो देखिए PT हो गया, PtCl6 के पावर कितना दिया गया? -2 दिया गया है। तो देखिए इसमें जो है
ए का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, तो देखिए इसमें जो बोला गया है तो पीटी का ऑक्सीकरण संख्या हम मानेंगे एक्स। जब यहाँ पे हम इसको एक्स मान लिए प्लस क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 इसलिए हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसको त्यागता है 1, तो 1 -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ×6 कर दीजिए, ×6 दिया गया है और पावर में -2 है तो यहाँ पे 2 लाइए। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 इक्वल टू 2, -6 इक्वल टू -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो जाएगा। इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। और क्या पूछा गया कि PtCl4 में पूछा गया तो Pt के लिए क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस से क्लोरीन का कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा और कि हमें कितना दिया गया, 4 दिया गया है। तो x इक्वल टू इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा और +4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 67 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो होता है हो जाएगा आपका साइनोकोबालामिन, जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। विटामिन B1 जो हो जाएगा थाइमन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, निम्न धातु की बढ़ती हुई सक्रियता का क्रम ज्ञात करना है। तो देखिए बढ़ती हुई सक्रियता का क्रम ज्ञात करना है, बढ़ती हुई सक्रियता का क्रम ज्ञात करना है। तो देखिए इसका एक जो है क्लू हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे याद करना है। तो देखिए सबसे पहले पोटेशियम के बाद सोडियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम हो गया। मैग्नीशियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, कैल्शियम के आप बात दीजिए आप मैग्नीशियम के बाद हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के बाद हो जाएगा आपका जिंक। नेक्स्ट देखेंगे जिंक हो जाएगा। जिंक के बाद हम लेंगे कौन सा, तो जिंक के बाद हम ले लेते हैं एफी होता है। जिंक के बाद हो जाएगा एफी के बाद हो जाएगा आपका हाइड्रोजन के बाद हो जाएगा आपका टंगस्टन, एफी हाइड्रोजन टंगस्टन के बाद हो जाएगा आपका एचजी हो गया। एचजी के बाद हो जाएगा आपका एजी के बाद हो जाएगा आपका एयू। तो देखिए ये जो है आपको याद करना है। तो सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए कि अभिक्रियाशील सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील इसमें कौन सा हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील हो जाएगा आपका पोटेशियम और सबसे कम अभिक्रियाशील जो हो जाएगा आपका सोना हो जाएगा। सो ये कौन सा है, तो ये सोना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चांदी। तो इसको 3-3 का पेड़ बना लीजिए, 3-3 का पेड़ बना करके याद कीजिए। कैसे, तो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक। उसके बाद Fe हो गया, लोहा हो गया। जिंक के बाद क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। Fe हाइड्रोजन टंगस्टन, W जो होता है टंगस्टन होता है और Hg जो हो जाएगा आपका पारा हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका चांदी के बाद हो जाएगा आपका सोना हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको पेयर बना करके याद कीजिए। और आपको जो है डेफिनेटली हम बोल रहे हैं कि टेक्नीशियन की एग्जाम में हर शिफ्ट में इससे जो होता है एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकता है। सो अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो इनकेस आपके हाथ में 1 नंबर मिल जाएगा। तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें अभिक्रियाशील कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं हम इसमें, तो ऑप्शन के अनुसार सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे सोडियम के बाद हो जाएगा आपका मैग्नीशियम के बाद हो जाएगा आपका जिंक के बाद हो जाएगा Fe। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए सोडियम सबसे ज़्यादा, सोडियम मैग्नीशियम जिंक और Fe। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसको जो होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको जो है डेफिनेटली याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर क्या बोलना चाह रहा है कि कृत्रिम जीन पैदा किया गया था। तो कृत्रिम जीन पैदा कब किया गया था, तो हरगोविंद खुराना के द्वारा पैदा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डीएनए का कौन सा भाग जो है प्रोटीन की सूचना देता है। तो देखिए डीएनए का कौन सा भाग जो है प्रोटीन की सूचना देता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि डीएनए का कौन सा भाग जो है भाग पूछा गया है। तो डीएनए का भाग आरएनए नहीं है, क्रोमोसोम है, सेंट्रीमीटर, ये मीटर नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो डीएनए का कौन सा भाग जो है प्रोटीन की सूचना देता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। और आरएनए को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए जो है काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि इनमें से कौन सा तरल पदार्थ अंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त कोशिकीय स्थान के वापस ले लेता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? लसिका हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 73 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य में बौनापन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी होता है? तो देखिए बौनापन के लिए बोला गया है, तो देखिए बौनापन के वृद्धि हार्मोन किसको बोलते हैं हम? तब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो होता है, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। तो बौनापन के लिए कौन सा उत्तरदायी हो जाएगा? तो पीयूष ग्रंथि यहाँ पे हो जाएगा, उत्तरदायी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोलना चाह रहा है कि भारत की पहली ई स्पोर्ट एकेडमी कहाँ खोली गई है? तो देखिए ई स्पोर्ट एकेडमी जो है कहाँ में खोला गया है? तो मध्य प्रदेश में खोला गया है। इस करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसरो द्वारा इनसेट 3DS नामक उपग्रह को हाल ही में किस लॉन्च वेहिकल के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो GSLV F14 के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको GSLV F14 के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो देखिए शरीर रक्त की बीमारियों से बचाता है, बिल्कुल बचाता है, तो गलत नहीं है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइडों को शरीर के कोशिकाओं से फेफड़े तक पहुंचाता है। तो देखिए रक्त के द्वारा ही ऑक्सीजन का भी परिवहन होता है और कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका भी परिवहन रक्त के द्वारा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। रक्त जो है ज्ञान इंद्रिया इनपुट में मदद करता है? नहीं, ये नहीं करता है। ज्ञान इंद्रिया की इनपुट में मदद रक्त नहीं करता है। रक्त जो है ऑक्सीजन के फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 86 का जो हो जाएगा आपका सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदुतक और सश्लेष्मा उत्तक के प्रकार है। तो देखिए मृदुतक और सश्लेष्मा उत्तक जो है अस्थायी उत्तक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। संवहनीय उत्तक कौन कौन से है? तो जाइलम और फ्लोएम जो हो जाएगा यहाँ पे संवहनीय उत्तक हो जाएगा। लेकिन 87 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि रेशम से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए रेशम से किसको प्राप्त किया जाता है? रेशम किससे प्राप्त होता है? तो क्यूलेक्स एक प्रकार का मच्छी है, एक मक्खी है, इससे भी नहीं प्राप्त होगा। मास्का डोमेस्टिका है, तो मक्खी ही है, इसका जो है साइंटिफिक नेम लिखा गया है। तितली को भी हटा दीजिए। तो बॉम्बिक मोड़ी जो है इसका आंसर हो जाएगा 88 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान जो है 1 kg दिया गया है और 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जो है एक सीधी रेखा में चलते हुए विराम अवस्था में रखे 5 kg द्रव्यमान की लकड़ी के टुकड़े से टकराती है। उसके बाद दोनों साथ उसी रेखा में गति करते हैं। संबंध के पहले तथा संबंध के बाद कुल संवेगों के आपस में संयोग का वेग क्या हो जाएगा? तो देखिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो देखिए इसका बोला गया है क्या कि संबंध के पहले तथा संबंध के बाद कुल संवेग में संरक्षित मान क्या हो जाएगा? तो देखिए m1 u1 प्लस m2 u2 हो जाएगा। m1 u2 प्लस m2 हो जाएगा। तो 1 गुने 10 जोड़ m2 कितना हो जाएगा? तो m2 हो जाएगा 5 और u2 जो है 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10 और 5 15 हो जाएगा इसका। तो 15 हो गया और 15 10 और 5 10 में से यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो 15 आ जाएगा। और पूछा गया है कि संयोजन के बाद वस्तु का द्रव्यमान पूछा गया था। m1 प्लस m2 कितना देखिए 5 और 1 6 दिया गया है। और v का मान देखिए, v का मान इसमें जो है निकालना है। टोटल मान कितना दिया गया है? तो टोटल मान आपका 10 दिया गया। तो v बराबर कितना हो जाएगा? 10/6 हो जाएगा। 10 नहीं होगा, यहाँ पे 15 होगा। 15/6 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15/6 निकालेगा। तो 15 से अगर 6 में डिवाइड कीजिएगा तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12 हो जाएगा। 3 6 5 30 2.5 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर जो है गलत दिया गया है। 15 kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा और 2.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 4 युक्तियाँ जिसमें प्रत्येक की शक्ति जो है 50 वाट दिया गया है, 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है। तो उसके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा किलोवाट घंटा में निकालना है। तो कितना है? 4 युक्तियाँ हैं और जो है 500 वाट का है और कितने घंटा चल रहा है? तो 10 घंटा चल
चल रहा था, 5 चौका 20, 20 हो गया, 20 पे 3 जीरो मतलब कि 20 के हो गया यहाँ पे आंसर, तो 20 किलोवाट पर घंटा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 कि हवा में जाती हुई प्रकाश की किरणें, हवा में जाती हुई प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है यदि किरण अभिलंब में 45 डिग्री का कोण बनाती है और पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश कर करके 15 डिग्री से मुड़ जाती है तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा। तो देखिए म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बाय क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। तो देखिए साइन आई का मतलब क्या हो जाएगा, साइन आई यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो साइन आई हो जाएगा आपका 45 डिग्री, साइन आई 45 डिग्री हो जाएगा। और साइन आर जो है यहाँ पे आपका 15 डिग्री दिया गया था, मतलब कि 45 माइनस 15 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 हो जाएगा, और 30 का मान कितना होता है 30 का मान कितना होता है 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे 2 करेंगे तो उसको जो हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें, इसका क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, तो √2 से √2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। √2 का वैल्यू को होता है 1.414 हो जाएगा, जो √2 का वैल्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा के मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस कंडीशन में जो है, इस क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में गलत है, क्योंकि देखिए आर का मान दे दिया गया है और जब तक भी का मान नहीं दिया गया, जब तक भी का मान नहीं दिया गया तो आई का मान यहाँ पे नहीं निकलेगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन कि यदि बल्ब को जो है 5.1/2 मिनट तक 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो आवेश ज्ञात करें। तो देखिए Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है IT, I का मान दिया गया है इसमें, I का मान दिया गया है आपका 4 एम्पियर, और देखिए I का मान दिया गया 4 एम्पियर, और जो होता है यहाँ पे T का मान हमको निकालना है, किसका, तो T का मान निकालना है। तो T का मान कितना है 5 × 6 60 कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा, और जो है 1/2 मिनट मतलब कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 मिनट हो जाएगा। तो कितना हो गया 330 हो गया, 330 तो गुने 330 जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1320 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोलना चाह रहा है कि वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो प्रीति सूदन है। यूपीएससी की स्थापना जो है आपका किया गया था 1 अक्टूबर 1926 में जो है यूपीएससी की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत के किस स्थान पे है। तो देखिए भारत जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो भारत है। और लोकतंत्र के सबसे बड़ा भारत का मीडिया कितने नंबर पे है, तो 159 नंबर पे है, जो कि बहुत ही गलत रैंकिंग है, बहुत ही गलत रैंकिंग मीडिया के है किसमें, तो लोकतांत्रिक में, जो कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो है इसका जो है किसके द्वारा निकाला जाता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा जो है इसका रैंकिंग निकाला जाता है। इसी तरह से जो है आपका जो है 50 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, सबसे मोस्ट आपको बात बताते हैं कि आप जो है न्यूमेरिकल पे ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि एटलीस्ट जो है आपका 10 न्यूमेरिकल एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। जैसा कि बुक में आपका दिया गया है पैटर्न, एज ए सेम पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एज ए कॉपी पेस्ट नहीं बोल सकते हैं, बट पैटर्न के मामले में जो है जिस तरह से क्वेश्चन का लेवल है, आप पैटर्न के बारे में बोलते हैं तो A to Z पैटर्न जो है इसी बुक के आधार पर आपको देखने को मिलेगा। तो जो है न्यूमेरिकल इसमें जो है 10 गो के आसपास दिया गया है, तो उसमें भी 10 गो आपको न्यूमेरिकल जो है अप्रॉक्स 10 को न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। सो आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले आपको अपडेट दे दिया जाता है। और आपको बता दें टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे आपको जो है नंबर भी जारी कर दिया गया, किसी भी कंडीशन में आप कॉल कर सकते हैं या आप वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।